सवात के अंदर एक इंतहाई खौफनाक वाक़या पेश आया। एक शख्स पे ये इल्ज़ाम लगा कि उसने कुरान मजीद की तौहीन की है और उसके बाद हजूम ने उसे पकड़ के उसके साथ क्या क्या किया। इंतहाई खौफनाक वाक़या जिसकी तफसील पहली मरतबा आपके सामने पेश की जा रही है। और इसी नौइयत का एक केस शकरगढ़ के अंदर भी हुआ था और वो केस ये साबित करता है कि पाकिस्तान के अंदर अब बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। हजूम जो है वो बेकाबू है और वो किसी न किसी का सर उतारने के लिए तैयार बैठा हुआ है। इस सारी सूरत हाल से पाकिस्तान को कैसे निकाला जा सकता है, ये हम आपको पूरी तफसील के साथ आज के वीलॉग में बताएंगे। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको आप ज़रूर दबाएं। और यही वो खिदमत है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा क्या होगा कि इसमें पूरी तफसील के साथ आपको बताया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास, न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आज दो वाक़यात का जिक्र आपसे करेंगे और एक वाक़या है सवात का, मदीन में पेश आया, और दूसरा वाक़या है शकरगढ़ का। दोनों का आपस में ताल्लुक़ क्या है और ये वाक़यात क्या हैं, ये डिटेल आपको बताते हैं जावेद चौधरी साहब। मदीन एक सवात का इलाका है। आप अगर सवात जाते हैं फ़र्क तो आप इसको देखते होंगे कि वहाँ जब आप सवात के अंदर दाखिल हो रहे होते हैं तो एक साइड पे एक सड़क है जो मदीन की तरफ जाती है। ये एक वैली है, एक डिफरेंट वैली है और बड़ी खूबसूरत वैली है। और मैं बहुत अरसा मैं वहाँ पे जाता रहा और मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है इलाका। ये आप बस आप ये समझे कि पहाड़ों के अंदर से उधर से गुजरते हुए अचानक आपको राइट साइड पे एक बड़ी खुली किस्म की वैली नज़र आती है और बड़ा खूबसूरत। और वहाँ पे दरिया भी बह रहा है। इसके साथ साथ आगे आप चले जाएँ पहाड़ों के अंदर तो आबशारें भी हैं और वहाँ पे रेस्ट हाउसेस भी हैं, वहाँ पे गेस्ट हाउसेस भी हैं, वहाँ पे होटल्स भी हैं। लोग उस सारी वैली को एंजॉय करते हैं। और वो ये क्योंकि 18 जून से इस वाक़े का स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद जो वाक़या हुआ आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। लेकिन 18 जून को वो मदीन के अंदर दाखिल हुआ था, एक होटल के अंदर ठहरा हुआ था। लेकिन अब उसका नाम सुलेमान है, सियालकोट का रहने वाला है। लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो मैं आपके सामने शेयर नहीं कर सकता क्योंकि ज़ाहिर उसकी फैमिली का भी मसला है, कहीं ऐसा ना हो कि हजूम जो है उसकी फैमिली के ऊपर भी अटैक कर दें। बहरहाल वो आया और उसे एक होटल किराए पे लिया और उसके अंदर रहना शुरू कर दिया। और फिर जुमेरात के जो पिछली जुमेरात गुजरी है और ईद के बाद तो होटल की इंतज़ामिया ने पुलिस को 15 पे कॉल की और उन्हें कहा जी कि यहाँ पे एक शख्स है जिसने कुरान मजीद के और आग को आग लगाई है और यहाँ पे सूरत हाल ख़राब हो रही है, तो आप इसको आके गिरफ़्तार करें। क्योंकि वहाँ पे जो लोकल जो होटल के लोग थे वो सब इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। जो वहाँ पे मुसाफिर और जो टूरिस्ट है वो भी इकट्ठे हो गए और उन्होंने वहाँ पे नारेबाजी शुरू कर दी थी। तो इस दौरान वो जो बंदा था उसे महसूस ये हुआ कि मेरे ऊपर अटैक हो सकता है और यहाँ पे हालात ख़राब हो गए हैं। तो वो फौरी तौर पे निकल के रक्षा लेके वो वहाँ से निकल रहा था कि वो किसी बस वगैरह के ऊपर बैठ के वो वहाँ से निकल जाए। लेकिन इस दौरान लोगों ने रक्षे के पीछे चलना शुरू कर दिया और वहाँ पे फिर उन्होंने उसका घेराव कर लिया और फिर उसके ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस पहुँच गई। जब पुलिस पहुँची तो पुलिस ने फौरी तौर पर उसको छुड़वाया और छुड़वा के वो थाने ले गए। जब वो थाने ले गए तो उसके बाद हजूम जो था वो भी उनके पीछे चल पड़ा और साथ ही मस्जिदों के अंदर ऐलान शुरू हो गया कि एक गुस्ताख़ी कुरान मजीद है और उसके ख़िलाफ़ हमने कार्रवाई करनी है। तो लोग वहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए। जब ये थाने पहुंचे पुलिस उसको लेके तो 1000 के करीब लोग जो थे वो थाने के बाहर उन्होंने घेराव कर लिया था और वो पुलिस से कह रहे थे कि इसे हमारे हवाले किया जाए। तो पुलिस ने उसको बचाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन क्योंकि मदीन के अंदर इस टाइप का वाक़या पहली मरतबा हुआ है तो गवर्नमेंट ने कोई SOPs डेवलप नहीं किया था। जैसे पंजाब के अंदर होता है ना, पंजाब पुलिस अब बड़ी स्मार्ट हो गई हुई है। वहाँ पे जब भी इस किस्म का वाक़या होता है तो ऐसे बंदे को जब पुलिस छुड़वा लेती है तो उसको थाने में नहीं लेके जाती पंजाब के अंदर, उसको किसी खुफिया जगह पर रखा जाता है ताकि जो थाने अगर फ़र्ज़ करें उसके ऊपर अटैक हो तो वो ये बंदा उसकी जान बचाई जा सके। ठीक है। लेकिन अब क्योंकि मदीन के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस टाइप के वाक़यात नहीं होते तो पुलिस ने को वहाँ पे SOPs नहीं बनाए हुए थे, लिहाजा वो उसे गलती से थाने ले गए, जो गलत मेरा ख्याल स्ट्रैटेजी थी, गलत फार्मूला था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर उसे किसी प्राइवेट प्लेस पर रख लेते तो उसकी जान बच सकती थी। बहरहाल लोगों ने थाने पर हमला कर दिया। हमला करके उन्होंने पुलिस जो थी उसको भी मारना शुरू कर दिया और जो अहाता था थाने का उसके अंदर गाड़ियाँ खड़ी थी और लोगों ने गाड़ियों के टैंक खोल के और पेट्रोल निकाल के और उसको आग लगा दी। तो वहाँ 4-5 गाड़ियाँ जो पुलिस की थी उसको आग लगे। जो पुलिस एहलकार थे वो डर गए, डर के उन्होंने थाना छोड़ा और वो भाग गए। उसमें ये भी फायरिंग की भी इतलात मिली है कि पुलिस ने कुछ 1-2 फायर भी किए, हवाई फायर थे, ज़ाहिर डायरेक्ट फायर तो नहीं थे। लेकिन जब देखा कि हजूम जो है फाइट से भी नहीं मान रहा, नहीं डर रहा, तो फिर पुलिस ने थाना छोड़ा और गायब हो गए। अब उसके बाद वो लोग अंदर दाखिल हुए, उसको वहाँ से निकाला गया। निकालने के बाद उसको पहले उन्होंने ठीक ठाक मारा
मारने के बाद उसको नंगा कर दिया, नंगा करने के बाद उसको घसीटना शुरू कर दिया सड़क के ऊपर, और उसी में जब उसको घसीटा जा रहा था तो उसी में किसी वक्त उसकी जान निकल गई। जब हजूम ने देखा कि ये मर चुका है तो फिर उसे सड़क के ऊपर रख के उसके ऊपर तेल छिड़क के उसको आग लगा दी, तो उसकी लाश जो थी वो मुकम्मल तौर पर जल गई। और उसके बाद पुलिस आ गई, और ज़ाहिर है वहाँ पे वायरलेस हुई और दूसरे इलाकों से भी पुलिस पहुँच गई, और वहाँ पे पुलिस ने आके हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त तक ज़ाहिर है बंदा ही मर चुका था तो हालात तो ऑटोमेटिक कंट्रोल होने ही थे। लेकिन फिर एफआईआर काटी गई। जब एफआईआर काटी गई तो किसी को नामजद उसके अंदर नहीं किया गया, और पुलिस जो थी वो बहुत ज़्यादा डर गई कि कहीं ऐसा ना हो कि सारा हजूम जो है हमारी तरफ आ जाए, या लोगों के अंदर जो उबाल है ये किसी तरह तहरीक की शक्ल ना अख्तियार कर जाए, तो पुलिस वहाँ पर सहम गई। बहरहाल अब डिटेल्स जो है इस वाक़े की तो कुछ ये हैं कि वो जो बंदा था ज़हनी तौर पे कोई नॉर्मल आदमी नहीं था। 37 साल उसकी उम्र थी, और उसकी जो वालदा है वो तकरीबन 30 साल से बेवा थी, यानी जब ये 7 साल का था तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उसके बाद वालदा ने बड़ी मुश्किल से बच्चों को पाला, लेकिन ये बच्चा स्पाइल्ड था, ये ख़राब हो गया था, और फिर इसकी शादी की गई तो ये शादी भी नहीं चल सकी और बीवी ने इससे खुला ले लिया। उसके बाद भी इसकी कोई हरकतें इस टाइप की थी कि फैमिली ने इसको आग कर दिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शेयर मांगता था अपनी प्रॉपर्टी का, और कोई महफल और जो सोबत है वो भी इसकी अच्छी नहीं थी। और उसके बाद फिर ये इस टाइप की कोई हरकतें करता रहता था बाज़ औक़ात। तो उसी लहर में वो ईद की छुट्टियों में वहाँ मदीन आया, और वहाँ उसने होटल किराए पे लिया और वो रहना शुरू कर दिया। और अब ये 2 आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इस पे कोई विटनेस नहीं है, कोई ऐसा विटनेस सामने आया हो जिसने ये कहा हो कि मैंने खुद देखा कि इसने कुरान मजीद के औराक जो हैं उसको उनकी बेहुरमती की या उनको जलाया। लेकिन अब 2 एक तो ये कि हो सकता है वो ज़हनी तौर पे मासूर आदमी है, तो ज़हनी तौर पे मासूर आदमी कभी भी कोई इस टाइप की हरकत कर सकता है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि जब होटल्स के अंदर इस टाइप की कोई लड़ाई हो जाती है तो पाकिस्तान के अंदर एक रुझान बन गया है, फ़ौरन किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। तो अब तो बल्कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा के उसको इसी तरह निशाना बना देते हैं। बल्कि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, अब उन्होंने पब्लिकली कुरान मजीद को देखें कितना जुल्म हो गया है कि वो पब्लिकली कुरान मजीद को उठाते हुए भी डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई दुश्मन कह दे जी इसने मेरे सामने कुरान मजीद की तौहीन की थी। तो ये मस्जिद की तरफ जाते हुए भी लोग बहुत एहतियात करते हैं कि कोई शख्स ये भी कह सकता है जी ये देखे इसने मस्जिद की तौहीन कर दी। मस्जिद के अंदर भी जब मौलवी साहब गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो लोग चुप करके सुनते हैं, वहाँ पर कोई बंदा एतराज़ भी नहीं करता, क्योंकि किसी वक्त किसी के ऊपर भी कोई भी इल्ज़ाम लगाया जा सकता है, और जो गैर मुस्लिम है वो तो बहुत ज़्यादा अनसेफ अपने आप को फील करते हैं। बहरहाल ये एक इंतहाई खौफनाक वाक़या है, और ये वाक़या साबित करता है कि पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड क्या है कि आप किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, और हो सकता है कि इल्ज़ाम सच्चा हो। मैं ये नहीं कहता कि इल्ज़ाम झूठा हो सकता है वाकई वो सच्चा हो, लेकिन अगर सच्चा भी है तो क्या इस्लाम के अंदर ये तहकीक करना लाजम नहीं है कि जो शख्स ये हरकत कर रहा है कहीं वो पागल तो नहीं है, क्योंकि ये एबनॉर्मल लोग हैं जो इस टाइप की हरकत करेंगे, नॉर्मल आदमी तो ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। और दूसरा जो गैर मुस्लिम है वो क्यों करेगा जी ऐसी गलती, क्योंकि उसका मतलब ये हुआ कि वो चाह रहा है कि उसके घर के ऊपर अटैक हो जाए या उसको ज़िंदा जला दिया जाए, तो ये तो बड़ी हमाकत होगी कि ऐसा। तो पहले तो ये टेस्ट करना ज़रूरी है कि कहीं वो पागल ना हो, क्योंकि ऐसी हरकतें तो पागल ही कर सकते हैं, और अगर वो पागल है तो फिर उसके ऊपर कोई हद नहीं नाफज की जा सकती, फिर उसे कोई सज़ा नहीं दी जा सकती। पागलों को आम माफ़ी होती है इस्लाम के अंदर। तो ये चेक करना भी किसकी ज़िम्मेदारी यार, स्टेट की ज़िम्मेदारी। दूसरा ये कि आपके पास एक स्टेट है, आप इस टाइप की अगर आप कोई हरकत करता है तो आप स्टेट को इन्वॉल्व करें। अगर स्टेट आपकी शिकायत पे तवज्जो नहीं देती तो फिर आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, फिर आप उनको कह सकते हैं कि देखें जी हमने एक मुलज़म गिरफ़्तार करवाया था लेकिन उसको इन्होंने सज़ा नहीं दिलवाई। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप ख़ुद ही फ़ैसला कर लें और उसके बाद आप ख़ुद ही बंदे को पकड़ लें, फिर आप बंदे के ऊपर तशद्दुद करें, फिर उसे इस तरह सरेआम जला दें, और उसके बाद आप समझें कि आपने इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत की है। तो ये बड़ा खौफनाक ट्रेंड है, इस ट्रेंड को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो स्टेट के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम इस टाइप के पैदा होते रहेंगे। अब शकरगढ़ का जो वाक़या है जिसका आप जिक्र कर रहे थे वो इससे भी ज़्यादा खौफनाक वाक़या है। अब देखें वहाँ पे अमूमन जब ईद होती है तो यहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, हम गुल्ली डंडा खेलते होते थे बचपन में। तो ये शकरगढ़ के अंदर 2 लोकल जो आम गली मोहल्ले की टीमें वो क्रिकेट खेल रही थी। क्रिकेट खेलते खेलते उन दोनों के दरमियान लड़ाई हो गई तो उन सब ने फौरी तौर पे वहाँ विकटें उखाड़ी और एक दूसरे के सिर्फ सर खोल दिए। वहाँ पे ठीक ठाक किस्म की लड़ाई हो गई, और उसके बाद जो ज़ख्मी थे उनको अस्पताल पहुँचा दिया गया। जब अस्पताल पहुँचाया गया तो वो टीमें वहाँ पर पहुँच गई। जब वहाँ पर पहुँची तो अस्पताल के कॉरिडोर के अंदर लड़ाई हो गई अंदर,
और वहाँ पे जिस बेईमाना तरीके से विक्टें एक दूसरे को मारी गई, मेरा नहीं ख्याल कि दुश्मन के साथ भी एक सलूक किया जाता है। मैंने जो वीडियो देखी है उसके अंदर एक लड़का जो है उसको विक्टें मारी जा रही हैं और वो बेचारा गिर गया है, गिरा हुआ है, और अब दूसरे लोग जो मारने वाले उनको कह रहे हैं निकलो निकलो। तो निकलते निकलते एक लड़के ने उसकी कनपट्टी पे यहाँ पे ना इस इतनी ज़ोर से विकेट मारी कि वो गिर गया और उसके बाद उठने के काबिल नहीं रहा। अब सवाल ये है कि पहले तो मुझे ख़तरा है कि जिस कदर खौफनाक तरीके से उसे मारी गई थी, मेरा नहीं ख्याल कि उसकी ज़िंदगी बची होगी, क्योंकि जिस तरह ऐसे लगता है जैसे तलवार के ज़रिए एक बंदे को ज़बह किया जा रहा है। और अगर ज़िंदगी उसकी बच भी गई है तो माजूरी डेफिनेटली उसकी हो जाएगी, क्योंकि वो अब नॉर्मल नहीं रह सकेगा जिस खौफनाक तरीके से उसको विकेट के ज़रिए मारा गया है। तो ये अब देखें, क्रिकेट क्या मैच होते हुए लोग जो हैं एक दूसरे के साथ विकेटों के साथ लड़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कोई जंग हो रही है। तो इस टाइप के वाक़यात पाकिस्तान के अंदर अब होना शुरू हो गए। तो ड्राइवर को लोग फेंटा लगा देते हैं, कंडक्टर को फेंटा लगा देते हैं, रेडी के ऊपर कोई अगर फ्रूट बेच रहा है और फ्रूट गंदा हो गया तो वहाँ पे तू तकार शुरू हो जाती है, वहाँ पे गोली मार दी जाती है लोगों को। आप ये देख रहे हैं स्ट्रीट क्राइम के अंदर, जो स्ट्रीट क्राइम है उसके अंदर अगर कोई बंदा मुज़ाहमत करता है तो उसको गोली मार दी जाती है। इस वक्त स्ट्रीट क्राइम के अंदर गोली मारने के आम सा एक वाक़या ऐसा हो गया हुआ है। किसी जगह चले जाएं, कोई अगर किसी को डाकू को या स्ट्रीट क्रिमिनल को पकड़ लेती है, लोग पकड़ लेते हैं, तो फिर उसको वहाँ पे गली के अंदर मार दिया जाता है या फिर उसको आग लगा दी जाती है या उसको इतना ज़ख्मी कर दिया जाता है कि पुलिस जो होती है उसको उठाते हुए भी घबराती है। तो ये ऐसी सूरत हाल खौफनाक हो गई हुई है। ये साबित करती है कि पाकिस्तान के अंदर अदम बर्दाश्त हो चुकी है, लोगों के अंदर अब बर्दाश्त का एलिमेंट नहीं रहा, जो ज़ाहिर है एक सोसाइटी का हुस्न होता है। आप देखें ना, यूरोप के अंदर आप चले जाएं, आपको शायद ये जान के हैरत होगी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़िरके जो क्रिश्चियनिटी के अंदर है, 36,500 फ़िरके हैं। अच्छा। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे मुखालफ का चर्च जो है वो भी महफूज है, मुखालफ की बाइबल भी महफूज है वहाँ। बल्कि अगर किसी से पूछा जाए कि आप कौन से क्रिश्चियन हैं तो उसको माइंड करते हैं लोग, और ये समझते हैं कि हमारे जो बुनियादी हकूक़ है उसकी खिलाफ वर्जी है। तो वहाँ पे इस टाइप के वाक़यात नहीं होते, लेकिन इस्लामी मुल्क के अंदर इस टाइप के वाक़यात का होना ये साबित करता है कि पाकिस्तान का DNA बदल रहा है, बल्कि बदल चुका है, और इसका कोई खौफनाक नतीजा निकलेगा। ये कोई नॉर्मल सोसाइटी नहीं रही है कि आप किसी भी शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगा के उसकी जान ले लें, या फिर अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, गली मोहल्ले के अंदर खेल रहे हैं, या दो बच्चों की लड़ाई होगी और फैमिलीज उसके अंदर इन्वॉल्व होगी, उसमें 4-5 लोग मारे जाते हैं। तो ये मेरा ख्याल है साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान की आई है, तो गवर्नमेंट को बैठ के, रियासत को बैठ के इसका कोई ना कोई हल निकालना होगा। और अगर लोगों का माइंड मेकअप ना किया गया, उसे ना तब्दील किया गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि गलियों के अंदर यहाँ पे लाशें पड़ी हों और उनको कोई उठाने वाला ना हो। बड़ा ही अलार्मिंग इशू है और बड़ी अलार्मिंग किस्म की सूरत हाल है। गवर्नमेंट को, स्टेट को फौरी तौर पर इस पर बाहर आना पड़ेगा और कोई ना कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ये शकरगढ़ वाला जो वाक़या है, इसकी वजह सिर्फ इतनी थी कि गलत आउट दे दिया गया था। इस गलत आउट के ऊपर ये सब कुछ हुआ। FIR कटी, 5 मुलज़मान गिरफ्तार भी हुए, लेकिन आपको पुलिस का तरीक़ाकार पता है कि वो सिर्फ एक मट्टी पाव वाला काम करते हैं कि मामला किस तरह टल जाए। एक सवाल मैं छोटा सा स्पेशली करना चाहता हूँ। 56 मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन इस तरह के वाक़यात जिसमें अदम बर्दाश्त नज़र आती है, ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। इसकी वजह स्टेट की कमज़ोरी है या लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं? लोग एग्रेसिव हो गए हुए हैं और मल्टीपल रीजंस हैं उसकी। एक तो बेरोज़गारी है और स्किल नहीं है। अब देखिए 25 करोड़ लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, और यूथ देखें, वो कहते हैं 65% लोग तो जवान हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये अनस्किल्ड है। एक अनस्किल्ड आदमी जिसने कहीं जाना ही नहीं है, ना कुछ काम करना है, तो जब आपके पास स्किल नहीं है तो आपको रोज़गार नहीं मिलेगा। जब रोज़गार नहीं मिलेगा तो आप वेले होंगे। जब वेले होंगे तो आप क्या करेंगे? फिर आप इसी किस्म की हरकतें करेंगे। यूरोप जो है ना, उसके अंदर उन्होंने लोगों को इंगेज किया हुआ है। किसी आदमी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो सारे काम छोड़ के प्रोटेस्ट कर सके या दूसरे के साथ लड़ सके। वो लड़ेंगे तो उसके बाद आपको जेल जाना पड़ेगा, और वो जब जेल जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी बेरंग हो जाएगी, या फिर आपको अदालत जाना पड़ेगा या आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। उसके वजह से आप बेरोज़गार हो जाएंगे, और आपका प्रेशर इतना ज़्यादा है कि आपने घर की किस्त देनी है, आपने गाड़ी की किस्त देनी है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस जो उसके पैसे पे कर रहे हैं, और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है आपने उसको भी इंजॉय करना है। तो अब वहाँ पे लोगों के पास इतना, जिसको कहते हैं कान पे खारिश करना है या कन खुरकने की, लोगों के पास मोहलत नहीं होती। जबकि यहाँ पे लोग वेले हैं। आप किसी गाँव में चले जाए ना, तो हर नौजवान के पास मोटरसाइकिल है। वो सुबह 10-11 बजे उठेगा और घर से नाश्ता करेगा, और उसके बाद मोटरसाइकिल पर बैठ के शहर चला जाएगा। सारा दिन शहर वो बटर गश्त करता रहेगा, रात के वक्त वापस आ जाएगा, और रात माँ ने फिर खाना उसके लिए तैयार रखा होगा, वो खाना खाएगा, डकार मारेगा, फिर लेट जाएगा। और शहरों के अंदर भी किसी घर में चले जाएं आप और लोगों से पूछें कि यहाँ पे कितने लोग काम करते हैं, पता चलेगा कि एक वालिद है या एक चचा है वो काम कर रहा है, बाकी सारे का सारा ख़ानदान जो है वो वेलियाँ खा रहा है। तो जब लोग वेले होंगे और उनके पास स्किल नहीं होगी,
फिर लोगों के पास एक्सरसाइज करने का कोई मीडियम नहीं होगा, या अपने एग्रेशन निकालने के लिए स्पोर्ट्स नहीं होगी, तो लोग क्या करेंगे? लोग एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। तो मल्टीपल इश्यूज़ हैं। इन मल्टीपल इश्यूज़ को मेरा ख्याल है जब तक हम एक सोसाइटी के अंदर कोई रेवोल्यूशन नहीं लेके आते, कोई एक बड़ा स्टेप नहीं लेते, ये मामला बढ़ता चला जाएगा। 25 करोड़ लोग, उनमें से आप अगर अंदाज़ा लगाएं कि 20 करोड़ लोग बेरोज़गार हैं, वेले हैं, और 5 करोड़ लोग जो हैं कमा के दे रहे हैं, तो उससे आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि सोसाइटी की क्या सूरत हाल होगी। लिहाजा लोग मस्जिदों के अंदर लड़ रहे हैं, लोग मार्केटों के अंदर लड़ रहे हैं, लोग मोहल्लों के अंदर लड़ रहे हैं, लोग दफ्तरों के अंदर लड़ रहे हैं, लोग चलते चलते गली के अंदर लड़ रहे हैं, और कभी मज़हब की बुनियाद पर लड़ते हैं, कभी नस्ल की बुनियाद पर लड़ते हैं, कभी इखलाकियात की बुनियाद पर लड़ के एक दूसरे की गर्दन उतार लेते हैं। तो ये तो पाकिस्तान की सूरत हाल है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कत्ल पाकिस्तान के अंदर होते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कत्ल के मुलज़म है वो पाकिस्तान के अंदर है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि सूरत हाल क्या है। नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग सुना। सोचने समझने के लिए आज आपको बहुत कुछ दे के जा रहे हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।